ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो बेसिक्स था कंपनी का वो हम लोगों ने कल देख लिया था कि कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, इंट्रोडक्शन क्या था और हमारे इंडिया में कंपनी कब से स्टार्ट हुआ था, फिर कौन सा फर्स्ट लॉ बना था, वो सारी डिटेल हम लोगों ने कल क्लास में देख ली थी। और अभी आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी का सिंपल मतलब समझाऊं मैं अगर, तो यहाँ पे ये लोग ऐसा बोलते हैं कि जो कंपनी है और ऑनर है, ठीक है, कंपनी का ऑनर, ये जो दोनों होते हैं ना, ये अलग अलग पर्सनालिटी होते हैं। ठीक है, दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी होते हैं। तुम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ये इतना बोलना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। भाई कंपनी अलग है और कंपनी का ऑनर अलग है, तुम लोग उनको मिक्स नहीं करो। ठीक है, अगर मान लो जैसे मैं कंपनी स्टार्ट करता हूँ AB लिमिटेड के नाम से, ठीक है, अगर मान लो मैंने कंपनी स्टार्ट की मिस्टर A लिमिटेड के नाम से, और अगर मान लो कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो लोग मुझे ब्लेम, मतलब मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि मैं अलग हूँ और कंपनी अलग है। वो लोग कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, मेरे नाम पर पर्सनल केस नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो एक बार स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, आई मीन जो लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैज एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। हम लोग को पता है कि कंपनी को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिला हुआ है, राइट। एज पर द लॉ उसको एक अपना अलग नाम, अपनी अलग वैल्यू मिली है। फिर आगे लिखा है द पार्टनरशिप फर्म हैज नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। सी पार्टनरशिप सिचुएशन में कैसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वही फर्म है और जो फर्म है वही पार्टनर्स है। क्योंकि अगर तीन पार्टनर्स, जैसे दो पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, तीन में से जैसे ही दो गए ना तो बिजनेस बंद, राइट। तो बिजनेस क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि लिक्विडेट हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि दोनों का जो रिलेशन है वो यही है कि बिजनेस भी जो बिजनेस है वो पार्टनर्स की वजह से उनका रिलेशन ही है। पर कंपनी का और पार्टनर, ये कंपनी के और उसके ओनर का ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग अपना शेयर्स बेच सकते हैं, राइट, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज नथिंग बट एन एग्रीगेट ऑफ अ पार्टनर। हाँ, ये वाला जो पार्टनरशिप फर्म है बेसिकली क्या है, ये एग्रीगेट ऑफ अ पार्टनर्स, यानी बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, वही बन जाता, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं और वो बन जाते हैं पार्टनरशिप फर्म, राइट। कंपनी ऑन द अदर हैंड इज अ लीगल पर्सन, और कंपनी को एक लीगल पर्सन, लीगल पर्सनालिटी का जो है वैल्यू मिला हुआ है। इट इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सोना एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। बेसिकली इट इज डिस्टिंक्ट लीगल पर्सोना। बेसिकली कैसा है कि ये जो कंपनी होती है ये एक अलग पर्सन है, अलग व्यक्ति है, किससे, एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर से ये बिल्कुल ही अलग होती है। ठीक है, ये था इसका थियोरी। अब इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, जो यहाँ पे बेसिकली मैंने इंक्लूड किया हुआ है। मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना इसको। ये एक पर्सन है जिसका नाम है सलोमैन, राइट। इसका नाम क्या है, मिस्टर सलोमैन। और इसका जो बिजनेस है वो शूज का बिजनेस था। किसका बिजनेस था, शूज का बिजनेस था, जूते बेचता था। इसको बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई बिजनेस मुझे बड़ा करना है, तो इसने अपना बिजनेस जो एक दूसरी कंपनी को बेच दिया। इसने अपना बिजनेस किसको बेच दिया, एक दूसरी कंपनी को बेच दिया। वो कंपनी को बेचा था इसने 39,000 पाउंड में। कितने में बेचा था इसने, 39,000 पाउंड में। 39,000। एक्चुअली ये यूके का केस है इसलिए पाउंड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, इंडिया का केस नहीं है। तो 39,000 पाउंड में इसने एक दूसरे कंपनी को अपना बिजनेस सेल कर दिया था, और कंपनी का नाम था सलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड। इट मींस अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली इसने क्या किया था, अपना बिजनेस बेचा नहीं था, इसने अपना बिजनेस क्या किया था, कन्वर्ट कर दिया था, किसमें, कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था। पहले क्या था, नॉर्मल बिजनेस चला रहा था, उसके बाद इसने क्या किया, अपना बिजनेस कन्वर्ट कर दिया। इसका देखो नाम, देखो यहाँ पे लिखा ना सलोमन, बाद में कंपनी का नाम क्या रखा, सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इट मींस कि इसका जो शूज का बिजनेस था वो शूज का बिजनेस इसने सेल कर दिया कंपनी को, और उसमें उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था, और रजिस्टर करवा दिया कि भाई ये अब एक क्या बन गई, ये कंपनी बन गई। अब ध्यान से सुनना कि इसने जो यहाँ पे कितने में बेचा था, इसने 39,000 में अपना बिजनेस कितने में बेचा था, 39,000 में। और ये जो 39,000 का पेमेंट था, ये 39,000 का पेमेंट देखो कैसे किया था। ये 39,000 का पेमेंट किया था है इसने यहाँ पे सबसे पहले
2007 शेयर्स देके, सॉरी 20,000 इन शेयर्स देके किया था, राइट। 10,000 डिवेंचर्स थे और 8,993 रुपीज क्या था, कैश था। अब ध्यान से समझना, इसका जो बिजनेस था वो कितने में सेल कर दिया था, 39,000 ने। और ये जो सलोमेन कंपनी लिमिटेड है, इसने कंसिडरेशन पे किया था। हम लोग को पता है कि हम लोग बिजनेस में पढ़ते थे हम लोग अकाउंट्स में कि परचेस कंसिडरेशन पे करना होता है। और जो परचेस कंसिडरेशन इसने बिजनेस वाले ने पे किया था, यानी जो पीसी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वो क्या पे किया था, 20,007 शेयर्स पे किया था, 10,000 डिबेंचर्स पे किया था और 8,993 कैश में पे किया था। क्लियर है इतना। अब कंपनी के मेंबर्स कौन थे वो समझो। अब कंपनी के बेसिकली टोटल 7 मेंबर्स थे, कंपनी के टोटल 7 मेंबर्स थे। और मेंबर्स कौन कौन था उसको ध्यान से समझना। एक थी लेडी, और ये थी सोलोमैन की वाइफ। फिर एक था, थोड़ा एलियन जैसा लग रहा है, बर्दाश्त कर लो, ये था सोलोमैन। ठीक है, ये सोलोमैन था और ये सोलोमैन की वाइफ थी। और फिर थे 5 और छोटे छोटे लोग, 1 2 3 4 और ये 5, और ये पांचों इसके बच्चे थे। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि कंपनी के टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, जिसमें से 2 तो ये लोग खुद थे, हस्बैंड एंड वाइफ, और इनके 5 बच्चे थे, राइट, जिसमें से एक थी डॉटर, एक लड़की थी, बाकी 4 लड़के थे। अब इन समझो ध्यान से, इन लोगों ने एक एक शेयर परचेस किया था। किसने किसने परचेस किया था, उसकी वाइफ ने एक शेयर परचेस किया था, और उसके सभी बच्चे ने 1 शेयर ईच, 1 शेयर्स ईच, ऐसा इन लोगों ने परचेस किया हुआ था। अब सिचुएशन देखो क्या था, और इस सलोमेन ने टोटल परचेस किया था 20,000 शेयर्स। इस सलोमेन ने कितना शेयर परचेस किया था, टोटल 20,000 शेयर्स। यानी बिजनेस का जो मेजर शेयर होल्डर था वो कौन था, सलोमेन था। उसके बाद बिजनेस कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद सिचुएशन क्या आया था, सिचुएशन ये आया था कि बाद में कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी। ठीक है, बाद में कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, तो इसने क्या किया था, कंपनी को ये जो 10,000 डिबेंचर वाला था वो सिक्योर डिबेंचर ले लिया था कंपनी से। कैसे लिया था, सिक्योर्ड डिबेंचर। और सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि किसी एसेट्स के अगेंस्ट में इन लोगों ने क्या करवाया था, उसको चार्ज क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं चार्ज अगेंस्ट एसेट्स, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योर डिबेंचर्स बोलते हैं। तो ये जो 10,000 का डिबेंचर इसने लिया था, किसने, मिस्टर सलोमैन ने। और वो कैसे लिया था, चार्ज क्रिएट किया था अगेंस्ट एसेट्स के। अब देखो सिचुएशन क्या हुआ था कि एक बिजनेस था, 39,000 में सेल कर दिया था उसने, किसको, सलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड को, और उसमें 7 मेंबर्स थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर बनाना चाहो तो वो भी देख लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बेसिकली 2 लोग थे, एक तो सलोमैन खुद था और एक सलोमैन का बच्चा था। यहाँ पे तो उसका बच्चा मतलब हिज सन लिख देता हूं मैं, ठीक है, हिज सन। तो बेसिकली ये 2 लोग थे, और बिजनेस ये लोग कंटिन्यू काम करते रहे। बाद में इनको बिजनेस को क्या किया, इन लोगों ने लोन दिया। किसने लोन दिया था, सलोमैन ने लोन दिया था। कैसे लोन दिया था, डिबेंचर कंपनी के परचेस किए थे। और कौन से डिबेंचर थे, सिक्योर डिबेंचर परचेस किया था। वो भी कैसे किया था, एसेट्स के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट करके। फिर बिजनेस कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन 1-2 साल के बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि बिजनेस में को लॉस होने लगा, और उसके बाद बिजनेस को ये लोग क्या करने लगे, लिक्विडेट करने लगे। लिक्विडेट करना मतलब बिजनेस को इन लोगों को मजबूरी में क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। देखो तो सिचुएशन क्या हुआ, जब हम लोग को पता लिक्विडेशन करना होता तो लिक्विडेशन करते टाइम हम लोग को पेमेंट सीक्वेंस वाइज करना पड़ता है। तो सीक्वेंस वाइज में सबसे पहले हम पे करते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे करते हैं, और बाद में कहीं आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ कि जब लोगों को पता चला कि भाई ये पैसे तो खुद को ही देने वाला है, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन था, सिक्योर्ड क्रेडिटर सलोमैन खुद था। जब इन लोगों को पता चला, यानी ये जो अनसिक्योर्ड वाले थे, इन लोगों को पता चला, तो इन लोगों ने जाके कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया। कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया। कोर्ट में इन लोगों ने क्या बोला कि ये जो सलोमैन है तो बहुत चालू निकला, इसका खुद का बिजनेस है, इसके वाइफ और इसके बच्चे ही कंपनी के मेंबर्स भी हैं, और इसने मैक्सिमम शेयर्स भी परचेज किया है, मतलब डिवेंचर भी इसने खुद ही रखा है, और जब पेमेंट करने की बारी है तो वो भी खुद ही ले रहा है। ये इन लोगों ने कोर्ट में ऐसा दावा किया, भाई ये पेमेंट हमको मिलना चाहिए, एज हम लोग बाहर के लोग हैं। ठीक है, ये लोग तो फैमिली वाले ही, तो इनको पैसे क्यों मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या सजेशन दिया, यानी कोर्ट ने यहाँ पे वर्डी क्या सुनाया भाई, जजमेंट क्या दिया, जजमेंट ये दिया कि कंपनी और सलोमैन
ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों ही अलग अलग लोग हैं। इट मींस कि अगर दोनों अलग अलग लोग हैं तो हम कंपनी और सलोमैन को इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। तो उस वजह से कंपनी जब अपना लाइबिलिटी पे करने जाएगी तो अपना लाइबिलिटी पे करते टाइम सबसे पहले पे करेगी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और उस नियम के अकॉर्डिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन है, सलोमैन है। और इसी वजह से सारे पैसे किसको मिलेंगे, सलोमैन को ही मिलेंगे, और तुम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये था सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, और इसी के बाद है ना ये कंसेप्ट फेमस हुआ था। और दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग का जो भी ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसमें लिखा हुआ सलोमैन वर्सेस सलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड। और इसका रीजन ये है कि कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि भाई कंपनी और सलोमैन दोनों अलग अलग हैं, और इन केस अगर बिजनेस को कुछ भी होता है, यानी लिक्विडेट हुआ, तो उस केसेस में सलोमैन को पैसे पहले मिलेंगे, एज वो क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया सभी को? अब देखो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखो लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पे वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। बेसिकली जब तुम लोग कंपनी फॉर्म में बिजनेस करते हो तो बेनिफिट क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो बेसिकली लाइबिलिटी कितनी होती है, अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी जितने का तुमने शेयर परचेस किया होगा बस उतनी तक ही तुम लोगों की लाइबिलिटी होगी। दस अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे anything more than the unpaid value of shares that he has undertaken to pay under a contractual obligations. It means in case अगर मान लो कंपनी को कोई प्रॉब्लम होती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अपने वो पर्सन यानी वो जो शेयर्स जिसने परचेस किए थे, जो शेयर होल्डर्स था, उससे वो सिर्फ उतने पैसे मांगेंगे जितना शेयर्स का बाकी था। मैं सिंपल तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मिस्टर ए नाम का कोई पर्सन है जिसने कंपनी के 1000 शेयर्स परचेस किए हुए हैं। कितने शेयर्स परचेस किए हुए, 1000 शेयर्स परचेस किया है एट द वैल्यू ऑफ ₹10। लेकिन इसने पे कितना किया हुआ था, इसने सिर्फ पेड किया हुआ है ₹7, राइट। इट मींस कि इसको पे करना चाहिए था 10,000 एज पर द रूल। 1000 शेयर से मल्टीप्लाई बाय 10 करो, 10,000 होता है, लेकिन इसने पेमेंट कितना किया हुआ था, 7,000 पे किया हुआ था। तो जब भी बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो जो बिजनेस है वो इससे सिर्फ 3,000 रुपए मांग सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कितने रुपए मांग सकता है, मैक्सिमम 3,000 रुपए, क्योंकि 7 तो पहले ही दे दिया, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10,000 वापस हो जाएगा, राइट। ये है तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन, अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स। उसके बाद सेकंड लिखा हुआ है, in a company limited by guarantee the liability of member is limited to such amount as the members undertake to contribute to the assets of a company. It means यहाँ पे देखो क्या लिखा है, the liability of member is limited to such amount as the members undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. अब यहाँ पे समझो, सिंपल अगर मैं बोलूं तो तुम लोगों ने जितना प्रॉमिस किया होगा, ठीक है, तुम्हें उतना पे करना पड़ेगा। जैसे जब बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम तुमने मान लो बोल दिया होगा कि जब भी बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं 1,00,000 रुपए तक देने के लिए रेडी हूँ। कितने रुपए तक देने के लिए रेडी हूँ, 1,00,000 रुपए तक। और मान लो कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई, कोई नेगेटिव सिचुएशन हुआ, कंपनी वर्क नहीं कर पा रहा है, जैसे ये कोरोना आ गया, तो मान लो तुम कंपनी नहीं चला पा रहे हो, कंपनी बंद करना पड़ा, तो ऐसे केसेस में कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज होती हैं, अगर मान लो वो 10 लाख निकल गई, तो उसमें से 1,00,000 रुपीज कौन पे करेगा, जिसने प्रॉमिस किया था। जैसे कि मान लो प्रॉमिस किया था मिस्टर बी ने, तो मिस्टर बी को 1,00,000 रुपीज तक पे करना पड़ेगा एज पर हिज प्रॉमिस। समझ में आया? इट इज नोन एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड कहां तक है, लिमिटेड है 1,00,000 रुपीज तक, कंपनी इससे ज्यादा उससे नहीं मांग पाएगी। क्लियर है? यानी कि लाइबिलिटी में 2 पॉइंट है, एक है शेयर्स को लेके और एक है तुम्हारा अमाउंट को लेके। तो यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि बेसिकली जो लाइबिलिटीज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट है अप टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, और सेकंड है लिमिटेड अप टू अमाउंट। ठीक है, जितना अमाउंट तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था, कौन से केस में, इन केस जब बिजनेस को क्या करना पड़े, वाउंड अप करना पड़े, यानी बिजनेस को जब बंद करना पड़े, तो उस केस में जितना पेमेंट करना होगा उतना मैं पे कर दूंगा। देन लायबिलिटी के 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, अप टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सेकंड लिमिटेड अप टू अमाउंट। अमाउंट मतलब कितना, जितना पे करना पड़ेगा बिजनेस को क्लोज करते टाइम। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? तो यहाँ पे थोड़ा ये लिख लेना, लिमिटेड अप टू अमाउंट, या यहाँ पे लिख देना गारंटी। ठीक है, जितना गारंटी दिया होगा उतना।
तो जैसे 1 लाख रुपए की गारंटी दिया है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तुम मुझसे मांग सकते हो, या जितना भी मैंने बोला होगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हम लोग हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट मिल गया परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन का मैं सिंपल बोलूं तो अनंत काल तक कि बिजनेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो सिचुएशन देखो इसमें क्या लिखा है, कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मींस दैट द मेंबर्स ऑफ कंपनी कम एंड गो, राइट। कंपनी के जो मेंबर्स है वो आते जाते रहेंगे, कम एंड गो फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दिस डज नॉट अफेक्ट द कंपनीज कंटिन्यूटी। लेकिन इससे कंपनी की कंटिन्यूएशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब शेयर्स जाते हैं तो शेयर्स एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो जब शेयर्स एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर होते रहते हैं, ऐसे केसेस में मान लो अगर मिस्टर ए के पास शेयर है और मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, तो मिस्टर ए की डेथ होने के बाद उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, राइट। या तो कोई ना कोई पर्सन होगा जिसने उसने नाम लिखा होगा, वो उसको मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में इसके मरने का बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, सो यहाँ पे लिखा है द डेथ और इंसॉल्वेंसी, द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द शेयर होल्डर डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट क्लियर हो जाए, इससे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता होता, वो कंटिन्यू काम करते रहता है। एंड द कंपनी कम्स टू एन एंड only when it's a liquidate or wound up according to the provision of the Companies Act। बिजनेस तभी बंद होता है, तभी खत्म होगा जब एज पर द रूल, जो कंपनीज एक्ट के रूल है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग तुम कंपनी को क्या कर देते हो, लिक्विडेट कर देते हो, यानी कि वाउंड अप कर देते हो। ठीक है, ऐसे ही सिचुएशन में कंपनी का जो होगा वो अंत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट द कंपनी इज लाइक अ रिवर रिमेन्स अनअफेक्टेड। नदी है जो बहती रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि बीच में क्या आ जाए क्या नहीं आ जाए, वो अपना बहती रहेगी। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, कॉमन सील। तो देखो यहाँ पे एक कंपनी का कॉमन सील होता है, और कॉमन सील के बाद ही जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंफर्म माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, since the company has no physical existence of its own। कंपनी का अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट हैज नेसेसरली टू एक्ट थ्रू एजेंट्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी को किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो कंपनी कपड़े पहन के निकल जाएगी। जस्ट इमेजिन करो कैसा लगेगा कि रिलायंस वाली कंपनी कपड़े पहन के निकल जाए, इमेजिन भी नहीं कर सकते है ना। तो वो फिर वो फियर फाइल्स वाला फीलिंग आएगा। सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, इट इट हैज नेसेसरली it has necessarily to act through agents called directors। तो बेसिकली कंपनी अपना काम कैसे करेगी, ये काम करेगी अपने एजेंट के थ्रू, और इसके एजेंट कौन होते हैं, डायरेक्टर्स। okay, in all contracts entered into by the directors on behalf of the company must be under the seal of a company। it means seal का मतलब मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। ठीक है, कंपनी का क्या है, ऑफिशियल सिग्नेचर, वही है तुम लोगों का सील। ओके, तो यहाँ पे देखो आगे लिखा भी है, द कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में और किसी थर्ड पार्टी के बीच में, तो वो डॉक्यूमेंट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा जब तक कंपनी उसे अपना ऑफिशियल सिग्नेचर करके ना दे, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में अपना सील लगा के ना दे। दस डॉक्यूमेंट not bearing the common seal of the company will not be binding on the company। it means in case अगर कंपनी का जो कॉमन सील है वो उस पर नहीं है डॉक्यूमेंट पर, तो वो कंपनी लाइबल नहीं है उस चीज के लिए। इन द कॉमन सील इन द सेंस कन्वेज द कंसेंट। और ये कॉमन सील का जो मतलब क्या होता है कि कंपनी, ये जो कंपनी उसने अपनी सहमति दी, कंसेंट का मतलब क्या है, उसने अपनी हामी भर दी, हाँ मैं रेडी हूँ बिजनेस करने के लिए। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कंसेंट। एंड एज पर द कंपनीज एक्ट 2015 द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग कॉमन सेल हैज बीन मेड ऑप्शनल। हाँ अभी देखो मैंने याद होगा जब मैं कल तुम लोग को पढ़ा रहा था कि कंपनी एक्ट 2013 वाला, तो मैंने क्या बोला था, एक वर्ड मैंने यूज किया था, जो कंपनी एक्ट 2013 है वो काफी प्रोग्रेसिव है, राइट, और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव टाइप का है। मतलब क्या है कि एज पर द टाइम वो अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहेगा, राइट। तो चेंजेस क्या लाया, दो पहला देखो चेंजेस आया था कि 2015 में ये चेंजेस आया, द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल। अगर तुमको रखना हो तो रखो, अदरवाइज मत रखो। अगर नहीं रखोगे तब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, इन केस कंपनी डज नॉट मेंटेन अ कॉमन सील,
ओके, डज नॉट मेंटेन अ कॉमन सील। अगर कॉमन सील है तब तो बात खत्म, अगर नहीं है तब क्या करना होगा, द डॉक्यूमेंट्स शैल बी इश्यूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय 2 डायरेक्टर्स। इट मींस कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर्स को उसमें सिग्नेचर करना पड़ेगा। कितने डायरेक्टर्स को, कम से कम 2 डायरेक्टर्स को। एंड द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इफ एनी, और साथ में कंपनी के जो सेक्रेटरी है यानी कंपनी का जो सीएस है उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसलिए ऑप्शन बना दिया कि भाई अगर रखना है तो रखो, अदरवाइज कंपनी के 2 डायरेक्टर्स और कंपनी का सेक्रेटरी साइन कर देगा तो भी माना जाएगा कि यस कंपनी ने अपना कंसेंट दे दिया है इस एग्रीमेंट के लिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है, तुम शेयर्स ट्रांसफर कितने इजीली कर सकते हो, ट्रांसफर करने की एबिलिटी। अब यहाँ पे देखो, द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, 1 मिनट शिवम मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सी बेसिकली कंपनी की 2 फॉर्म होते हैं, राइट, उन्होंने पढ़ा, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी इजीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के ऊपर थोड़ी सॉरी प्राइवेट कंपनी के ऊपर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कंपनी भाई उनके ऊपर ट्रांसफर शेयर इजीली वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, एवरी शेयर होल्डर इज फ्री टू ट्रांसफर हिज शेयर्स अकॉर्डिंग टू हिज विश, यानी जब वो चाहे तब वो कंपनी के शेयर्स जो है उसके पास वो इजीली ट्रांसफर कर सकता है। इन एनी रिस्ट्रिक्शन imposed by the articles on the absolute right of the members to transfer shares will be void. See, as per the company act, ये इनको राइट मिला है, ठीक है। एज पर द कंपनी एक्ट जो शेयर होल्डर्स हैं इन लोगों को ये राइट मिला है कि वो शेयर अपना क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सो अगर मान लो कि कुछ लोगों ने, ठीक है, अपने मन से जो आर्टिकल्स बनाया, नहीं जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, ये सारी चीजें होती है, उसके अंदर इन लोगों ने मेंबर्स को शेयर ट्रांसफर करने से मना कर रहे हैं, ठीक है, या कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि एज पर द लॉ उनके पास ये राइट है कि वो शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसके अगेंस्ट में अगर कोई काम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड होगा। And the primary object in establishing a company is that the shares should be capable of being easily transferred, और that's why लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं so that they can easily transfer the shares when they want. These features of the company provides liquidity to the investors and stability to the company. और यही जो फीचर है कंपनी को क्या प्रोवाइड करती है, एक तो कंपनी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होंगे उनको लिक्विडिटी, यानी जब भी उनका मन किया वो अपने शेयर्स बेच के पैसे ले सकते हैं, और कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन जिंदा है कौन मर गया, क्योंकि शेयर्स ट्रांसफर होते रहते हैं। दैट्स वाई कंपनी को स्टेबिलिटी मिल जाती है। क्लियर इतना ही 5 पॉइंट। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। अब देखो सेपरेट प्रॉपर्टी में क्या है, एक बार रीड करते हैं फिर क्लियर समझ में आएगा। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, बेसिकली कंपनी इज नोन एज अ लीगल पर्सन, राइट, इज अ कैपेबल ऑफ ओनिंग, enjoying and disposing of the property in its own name. सो बेसिकली जो कंपनी है वो अपने नाम पे शेयर भी, सॉरी, अपने नाम पे एसेट्स परचेस कर सकती है, और अपने नाम पे जब चाहे तब वो एसेट्स को बेच सकती है। द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट्स। The shareholders, it may be noted, are not the private and joint owners of a company's property. Just remember कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कभी भी कंपनी के प्राइवेटली या जॉइंट ओनर्स नहीं बन सकते, बिकॉज दीज आर द कंपनीज एसेट्स। सो कंपनी के नाम पर ही होगा, ओके। एंड द कंपनी इज द रियल पर्सन इन विच all its property is vested and by which if it is controlled and managed and disposed of, और उसी के थ्रू कंपनी को कंट्रोल किया करते हैं वो लोग, मैनेज करते हैं, बाद में जब मन आएगा तब वो एसेट्स को सेल कर सकते हैं, यानी डिस्पोज कर सकते हैं। नो मेंबर कैन क्लेम himself to be the owner of a company's property during its existence or it's a winding up। मान लो कंपनी अगर बंद हो रही है, ठीक है, या कंपनी का कोई भी सिचुएशन होने की वजह से एसेट्स को सेल करना पड़ रहा है, तो कोई भी पर्सन जाके उस एसेट्स का ओनर है ऐसा कभी भी क्लेम नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। बेसिकली किसका वो प्रॉपर्टी होगा, कंपनी का प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो यही बोला है, सेपरेट प्रॉपर्टी, इट मींस कंपनी के पास राइट है कि वो अपने नाम का प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकता है। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा क्यों है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक पर्सन था, ठीक है, ये एक जैसे पर्सन है और ये कंपनी थी,
और ये इस कंपनी में काम करता था, ठीक है, ये इस कंपनी में क्या करता था, काम करता था। ये एक बार मार्केट गया और मार्केट से इसने टिम्बर परचेस किया, यानी बहुत सारी लकड़ियां परचेस की। मान लो कि जो लकड़ियां परचेस की थी वो थी 2 लाख रुपए के, थोड़ा हम बड़े कंपनी वाले बन जाते हैं। 2 लाख रुपए का परचेस किया था। किसके नाम पर परचेस किया था, कंपनी के नाम पर, ध्यान से समझना, किसके नाम पर परचेस किया था, कंपनी के नाम पर। ओके, लेकिन जब ये इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, ठीक है, जब ये इंश्योरेंस कंपनी के पास गया तो इसने क्या किया कि जो इंश्योरेंस था वो अपने नाम पर ले लिया, इन लकड़ियों का, ठीक है, ये जो इन टिम्बर्स थे उसका जो इंश्योरेंस था वो किसके नाम पर ले लिया, अपने नाम पर ले लिया, इज ओन नेम। तो सिचुएशन क्या हुआ कि कंपनी में एक दिन आग लग गई, और आग लगने की वजह से ये जो लकड़ियां लेकर आया था वो सारी की सारी जल गई, यानी कि सारी की सारी क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। तो ये कंपनी के पास गया और कंपनी के पास जाके बोलता है कि भाई मेरा क्लेम मुझे दे, क्योंकि मेरा एसेट है वो डिस्ट्रॉयड हो गया। लेकिन फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले ने वो क्लेम पे नहीं किया, कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। क्यों कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, क्योंकि वो लकड़ी इसकी नहीं थी। आई मीन वो जो टिम्बर इसने परचेस किया था वो टिम्बर इसके नाम पर नहीं था, वो टिम्बर किसके नाम पर था, कंपनी के नाम था। तो इंश्योरेंस भी किसके नाम पर होना चाहिए था, कंपनी के नाम पर होना चाहिए। सो यही यहाँ पे बोलता है कि सेपरेट प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी कंपनी की है तो कोई भी पर्सन उसको अपने नाम पे उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। नो वन कैन एंजॉय द टाइटल ऑफ द एसेट्स ऑफ अ कंपनी, राइट, क्लियर है। कैपेसिटी टू स्यू, कैपेसिटी टू स्यू का मतलब क्या भाई, केस करने की कैपेसिटी। सी बेसिकली अ कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन स्यू and can be sued in its own name. It may also inflict or suffer wrongs. देखो बेसिकली क्या है, कंपनी को भाई एक लीगल पर्सनालिटी की वैल्यू मिल गई है, उसको लीगल पर्सन की वैल्यू मिल गई है। तो ऐसे केसेस में अगर कंपनी चाहे तो किसी के ऊपर केस भी कर सकता है, और दूसरे लोग चाहे तो कंपनी के ऊपर भी केस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड, चाहे वो केस करे चाहे उसके ऊपर कोई केस करे उसके खुद के नाम पर, राइट। और जो भी नेगेटिव सिचुएशंस होंगे वो उसको क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। तो ये था कैपेसिटी टू, टॉपिक क्या है, शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल में क्या लिखा है, द जॉइंट स्टॉक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन has a developed out of the need to collect funds on a large scale. बेसिकली कंपनी क्यों स्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने याद होगा फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया था, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप आया, फिर लिमिटेड लायबिलिटी आया, फिर पार्टनरशिप आया, राइट। ऐसे अलग अलग सिचुएशंस करके लोग बिजनेस कर रहे थे। लेकिन सभी बिजनेस की एक ही प्रॉब्लम थी कि वो जो अमाउंट था, यानी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था, वो लार्ज स्केल पर नहीं पॉसिबल था, क्योंकि उनमें क्या है, मेंबर जो होते हैं ना उनकी लिमिटेशंस होती है। प्राइवेट कंपनी में भी जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो कितने हो सकते हैं, सिर्फ 200 हो सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से कंपनी की स्टेब्लिशमेंट हुई, और इसमें क्या मेंबर बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जब मेंबर्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली अगर सब थोड़ी थोड़ी भी पैसे देंगे तो बिजनेस का जो कैपिटल होगा दैट विल बी इंक्रीज्ड, राइट। सो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रीव इन द and there arises a need for the huge capital due to industrialization business has developed, राइट। और बिजनेस डेवलप हुआ तो उसकी वजह से पैसों की भी जरूरत पड़ी, टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। द कंपनी कलेक्ट्स कैपिटल from a number of persons and each contributor is given a share, sharing the amount contributed by him in the capital of a company. So basically how they collect money, the company collects capital फ्रॉम नंबर ऑफ पर्सन एंड ईच कंट्रीब्यूटर। और जो लोग भी पैसे देते हैं, ठीक है, जो लोग भी पैसे देते हैं उन लोगों को क्या मिलता है, उन लोगों को कंपनी का एक शेयर मिलता है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उनका नाम लिखा होगा और ये लिखा रहता है कितने शेयर उन लोगों ने परचेस किए हुए, और ये डिनोट करता है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो डिनोट करता है द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना, द कंपनी कलेक्ट्स कैपिटल फ्रॉम अ नंबर ऑफ पर्संस एंड ईच कंट्रीब्यूटर इज गिवन अ शेयर and sharing the amount contributed by him in the capital of a company. उसके बाद आगे है as Justice Lindley has said, एक जस्टिस लिंडले थे, उन्होंने क्या बोला, the common stock contributed is divided in money and is the capital of a company. बेसिकली जो कॉमन स्टॉक होता है, यानी जो कैपिटल होता है कंपनी का, जो अमाउंट होता है कंपनी की, वो वैल्यू जो है वो क्या करते हैं, ये लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इन अ मनी एंड इज द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी का कैपिटल बोलते हैं। द पर्सन who contribute it or to whom it belongs are the member, and basically those people who are contributing, right, जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जिनसे ये बिलोंग करता है, उन सभी पर्संस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं।
एंड लास्ट है द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज इंटाइटल इज हिज शेयर, और बेसिकली द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज इंटाइटल टू शेयर, और जो उनका शेयर होता है उसके प्रपोर्शन में उन लोगों ने क्या होता है कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है, राइट। तो इसमें देखो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि जो कंपनी है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होते गया वैसे वैसे उन लोगों की रिक्वायरमेंट हुई लार्ज कैपिटल की, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया फिर, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी स्पीड में बढ़ने लगा, तो ऐसे केसेस में जरूरत थी ह्यूज कैपिटल की। तब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लोगों से पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पीपल, और जो लोग भी पैसे कंट्रीब्यूट करते उन लोगों को क्या पे करते, ये लोग शेयर पे करते थे, राइट। और इन लोगों को वो जो शेयर होता था बेसिकली क्या डिनोट करता कि जिन कितना तुम लोगों ने अमाउंट कंपनी में डिनोट किया, जो शेयर उन लोग को देते थे ना, वो जो डॉक्यूमेंट्स देते थे उस डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता कि सामने वाले पर्सन ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट। क्लियर है इतना? सी अभी आगे इसमें देखो क्या लिखा है, शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल although the right to transfer them is of more or less restricted. See basically जो शेयर्स होते हैं ना, they can be transferable. It means जैसे कि मान लो अगर आज शेयर्स मेरे पास है, मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेस करे और फ्यूचर में मुझे लगता है कि आई डू नॉट नीड दैट शेयर्स, मुझे पैसों की जरूरत है, शेयर्स नहीं चाहिए मुझे, तो वो मैं किसी को भी शेयर सेल करके पैसे ले सकता हूँ। The share capital of a company may be of two kinds, namely the equity share capital and preference share capitals. तो ये हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई मीन 11वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिकली जो कंपनी के कैपिटल्स होते हैं, शेयर कैपिटल्स होते हैं, दे आर ऑफ टू काइंड्स, द फर्स्ट वन इक्विटी शेयर कैपिटल, द सेकंड वन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ द पॉइंट नंबर 9, लिमिटेशन ऑफ एक्शंस। अब देखो लिमिटेशन ऑफ एक्शंस में क्या है, द कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ इट चार्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। सी इसमें याद क्या रखना है, मैं तुम्हें एक सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऐसा समझो, ये कंपनी का फादर होता है, पापा ये है कंपनी का, ठीक है। कौन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो तुम जो भी काम करोगे, जितने भी लोग हैं कंपनी में जो भी काम करेंगे, कभी इस फादर के ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे अगर तुम अपने पापा के अपोजिट जाओगे तो घर से निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि कंपनी अगर अपने पापा के ऊपर जाने की कोशिश करती है, यानी जो उन्होंने बोल दिया उसका अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे, तो वो काम क्या होगा, कैंसिल माना जाएगा, राइट, वॉइड होगा। तो वही सेम इसमें लिखा हुआ है, a company cannot go beyond the powers of its charter, the memorandum of association. A company is supposed to work within the limit as stated in the registered memorandum of association. So कंपनी को वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना लिखा हुआ है, जो लिमिटेशन है, जो उनकी लायबिलिटीज हैं, जैसा लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, द एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी आर लिमिटेड within the scope of its memorandum of association. It means कि कंपनी चाहे जो करे कोई फर्क नहीं पड़ता, but they have to work within the scope of its memorandum of association. जैसे तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन अगर पापा ने किसी चीज के लिए मना किया है तो तुम वो कभी नहीं कर सकते। सेम वे, क्लियर है इतना? नेक्स्ट है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। सी although a company is regarded as a legal person through artificial, see जो कंपनी है वो एक लीगल पर्सन है, लेकिन लीगल पर्सन कैसे? थ्रू आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल है, कोई मतलब ऐसा कहीं नहीं कि भगवान ने इसको बनाया, ये कैसे बना है, ये लॉ से बना हुआ है। इट इज नॉट अ सिटीजन आइदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो कंपनी होता है ना, वो कभी भी सिटीजन नहीं बन सकता, क्योंकि सिटीजन होने के लिए आपको सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, लिविंग बीइंग होना चाहिए, यानी कोई इंसान ही सिटीजन बन सकता है। So the Supreme Court in the matter State Trading Corporation of India Limited (CTO) held that a company cannot have the status of a citizen under the Constitution of India. Therefore, a company has no fundamental rights which are expressly available to the citizens of India. देखो ये पॉइंट क्यों इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कंपनी इज अ लीगल पर्सन। तो कंपनी अगर एक लीगल पर्सन है तो कोई अपोज ना करता कि भाई कंपनी अगर लीगल पर्सन है तो कंपनी को भी वोट देने का राइट है, ठीक है। कंपनी को भी बाकी राइट्स है, जैसे इंडियन हम लोगों को राइट्स अवेलेबल है, राइट टू स्पीक, राइट टू रीड, राइट टू लर्न, ये सारे राइट्स हम लोग को अवेलेबल है, वो कंपनी को भी अवेलेबल होना चाहिए। दैट्स वाई ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था कि भाई ये जो है कंपनी सिटीजन का स्टेटस नहीं मिल सकता है। इट मीन अगर उसको सिटीजन का स्टेटस नहीं मिल सकता क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है और क्रिएटेड बाय द लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन से, इट मींस उसके पास सिटीजनशिप राइट्स नहीं है जो नॉर्मली सिटीजन ऑफ इंडिया वाले को अवेलेबल है, यानी जैसे हम लोगों को जो राइट्स अवेलेबल है वो कंपनी को राइट्स अवेलेबल नहीं है।
A company can claim the certain fundamental rights which are available to all the persons whether citizen or not, like the rights to own property. हाँ, बट कुछ राइट्स उसके पास हैं. कैसे राइट्स हैं कि वो चाहे तो प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीद सकता है. जैसे हम लोग अपने नाम पर खरीद सकते हैं, जैसे मैं मोबाइल अपने नाम पे ले सकता हूँ, बाइक अपने नाम पे ले सकता हूँ. इन अ सेम वे अगर कंपनी चाहे तो अपने नाम पर एसेट परचेज कर सकते हैं. ये राइट उसके पास अवेलेबल है. इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ कंपनी टू परचेज द एसेट्स और प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम. क्लियर है? तो टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है और एग्जाम में वो लोग अक्सर पूछते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. सो मैं स्टार्ट करता हूं. जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है, पहला क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी. सेकंड क्या है? सेकंड है लिमिटेड लाइबिलिटी. फर्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड लिमिटेड लाइबिलिटी, थर्ड परपेचुअल सक्सेशन, फोर्थ कॉमन सील. Okay, first separate legal entity, second limited liability, third perpetual succession, four common seal, number fifth transferability of shares. So transferability of shares. Number six separate property. Okay, number 5 transferability of shares, number 6 separate property, नंबर 7 में कैपेसिटी टू स्यू. तो ये थोड़ा पूरा लिख लो, कैपेसिटी टू स्यू. नंबर 8 इज शेयर कैपिटल. नंबर 9 लिमिटेशन ऑफ एक्शंस. ओके, तो ये थोड़ा याद रखना. लिमिटेशन ऑफ एक्शंस में मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ MOA, तो तुम्हें याद रहेगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के एक अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है. फिर नंबर 10 नॉट अ सिटीजन. ओके, तो ये टोटल 10 पॉइंट्स है जो तुम लोग को याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके,